Special education, hearing impairment and visual impairment and intellectual disabilities of the Department of the Faculty of Special Education, Dr. Shakuntala Mishra, National Rehabilitation University and other university and colleges running the B.Ed Special Education courses. जिस तरह हम पिछले कुछ दिनों से क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे हैं ऑनलाइन, उसी कड़ी में आज का लेक्चर स्पेशल पेपर BCD 207 यानी इंक्लूसिव एजुकेशन पर आधारित है। आज के लेक्चर में हम पिछले जो लेक्चर्स में हम टॉपिक्स कवर कर चुके हैं उनके आगे का हिस्सा हम कवर करेंगे। उम्मीद है कि ये आपको पसंद भी आएगा और अगर आप इसको मिस कर जाते हैं तो चिंता करने की बात नहीं है। आप मेरे YouTube चैनल एडुफोनिया पर भी जाकर इसको एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ पर भी ये अपलोड हम बार बार कर देते हैं। तो उम्मीद है कि आप इसको ध्यान से सुनेंगे। थैंक यू। तो नमस्कार सभी को। BCD 207 इंक्लूसिव एजुकेशन में हम आगे की चीज़ों को अब कवर करते हैं। कल तक हम लोग बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि शायद हम लोग बात कर रहे थे कन्वेंशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन 1960, इसके विषय में हम लोग कल बात कर रहे थे। आगे बढ़ें उससे पहले एक सूचना है, आप ही के ग्रुप में अभी पोस्ट हुई है। अर्चना मिश्रा कोविड पॉजिटिव हैं, तो मैंने कहा है कि भाई वो अब क्लास में ना आए, वो अपना बैठें। हालांकि घर से क्लास कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि तबीयत ज़्यादा खराब हो। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग आगे की चीज़ शुरू करते हैं। कल हम लोग बात कर रहे थे डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट कन्वेंशन और अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। आज हम बात करेंगे कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ ए चाइल्ड। बात कर रहे और भी उससे पहले भी जितनी बातें हुई होंगी उनमें एक बात बहुत प्रोमिनेंट तौर पर नजर आती है कि जितनी भी बातें हुई हैं उनमें चाइल्ड राइट की बात हुई है। क्या चाइल्ड राइट भी कोई चीज हो सकती है? जब भी बात करते हैं हम लोग बात कर रहे हैं बेसिकली इंडिविजुअल्स की, सिटीजन्स की, एक नागरिकों के अधिकार की बात होती है। तो क्या बच्चों के अधिकार की बात हो सकती है? क्या बच्चे एक नागरिक होते हैं? अगर वो नागरिक होते हैं तो क्या उन्हें वो सब सिविल राइट्स मिलते हैं जो बाकी लोगों को मिलने चाहिए? जैसे वोटिंग का अधिकार है, बाकी सब चीज़ों के अधिकार हैं। तो खैर ये एक अलग बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन जब बात उठ रही है चाइल्ड राइट की तो यहाँ एक बात हो रही है कि चाइल्ड राइट यहाँ एज ए सिटीजन राइट्स नहीं है, यहाँ चाइल्ड राइट है एज ए ह्यूमन राइट। अगर हम जब ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं और हम ये बात कर रहे हैं कि कुछ प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं, तो उन सारे मनुष्यों में तो ये सोचना था ही एक इस कन्वेंशन के पीछे कि हाँ ये बच्चे भी एक चूंकि मनुष्य हैं, मानव हैं, इसीलिए इनके भी राइट्स वहां पर होने चाहिए। इंटरप्रेटर शायद अभी तक नहीं आई हैं। वंदना जी आ गई है क्या? मेरे ख्याल में अभी आई नहीं है, आती होंगी। खैर, तो हम लोग बात कर रहे थे राइट्स की। राइट्स होते क्या है बेसिकली? ये एक आइडियल स्टैंडर्ड्स हैं किसी भी व्यक्ति को उसके जीवित रहने के लिए जो जरूरी हैं। इनमें राइट टू लाइफ भी हो सकता है, राइट टू हेल्थ केयर भी हो सकता है, राइट टू एजुकेशन भी हो सकता है, राइट टू लिव भी हो सकता है, राइट टू लिव विद डिग्निटी भी हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे हम रोज रोटी कपड़ा और मकान भी कहते हैं, तो ये भी चीज़ें हो सकती हैं। बहरहाल
जब हम चाइल्ड राइट की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि पूरी दुनिया के बच्चों को कुछ ऐसे मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाने चाहिए जिससे कि उनका जीवन सुरक्षित हो सके। यूनेस्को का इस पर एक कन्वेंशन हुआ, उस कन्वेंशन में इन सब चीज़ों के बारे में बात की गई। ये कन्वेंशन हुआ 1989 में। एक इंटरनेशनल ट्रीटी थी जिसमें बात की गई कि बच्चों के ह्यूमन राइट्स को प्रमोट किया जाए और उनको पहचाना जाए, जिससे कि उस चीज़ को इंश्योर करें कि पूरी दुनिया ह्यूमन राइट्स के नाम पर बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित करती है या नहीं। ये मसला एक्चुअली उठा बहुत एक अलग किस्म की चीज़ों से। जो अफ्रीका में ख़ास तौर पर जो सेंट्रल अफ्रीका हुआ या ईस्ट अफ्रीका हुआ, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गरीबी भी है, जैसे सूडान वगैरह का, इनमें स्थिति ये हुई कि बच्चों की मौतें बहुत तेज़ी से हुई क्योंकि उन्हें के लिए कोई हेल्थ केयर नाम की कोई चीज़ नहीं थी। इसके अलावा बच्चों का जो एक्सपोर्ट होता था वो बहुत तगड़ा होता था, और केवल इसलिए होता था क्योंकि गरीब बच्चे हैं, माँ बाप पाल नहीं पा रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, अपनी ज़िंदगी मर रहे हैं, अपनी मौत कहते हैं ना, तो वो वाली स्थिति चलती थी। ठीक है, खान पान नहीं है, वैसे मर जा रहे हैं बीमारियों से, तो बच्चों को जब पाल नहीं पाएंगे माँ बाप, तो उन्होंने क्या काम शुरू किया, बच्चों को बेचना शुरू कर दिया। और बच्चों को खरीदने वाले कौन थे? अरेबियन कंट्रीज़ में, खासतौर पर सऊदी अरब में। वो क्यों खरीदते हैं बच्चों का, करेंगे क्या? तो वो करते थे ऊँटों की दौड़ के लिए इन बच्चों का इस्तेमाल। अ, पता नहीं आप लोगों को जानकारी है या नहीं, ऊँटों की दौड़ बहुत बड़ा एक वो माना जाता है इवेंट सऊदीया में, और ख़ास तौर पे अरेबियन कंट्रीज़ में। जैसे हमारे यहाँ घोड़ों की दौड़ होती है, वहाँ ऊँटों की दौड़ भी होती है। ऊँटों के साथ में बच्चों को, छोटे-छोटे बच्चों को बाँध दिया जाता था ऊँटों की पीठ पे। उससे होता ये था कि जब ऊँट चलता था और चलने के कारण वो हिलेगा, तो बच्चा भी हिलेगा, बच्चा रोएगा। रोने के कारण से ऊँट और तेज़ दौड़ेगा, घबरा के। लेकिन इसमें अक्सर बच्चों की जान चली जाती थी। दूसरी चीज़ है कि बच्चे ऐसी चीज़ हैं जो खुद अपनी विरुद्ध होने वाले किसी भी प्रकार के अत्याचार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते, सॉफ्ट टारगेट होते हैं। तो इन सॉफ्ट टारगेट को आप अगर उठा के ले भी जाते हैं, तो एक काम है जो आप इनसे बड़े इत्मीनान से करवा भी सकते हैं, प्रोस्टिट्यूशन का। आप इन्हें गुलामों की तरह बेच भी सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी अच्छी कमाई होगी, क्योंकि ये तो जहाँ चले जाएंगे वहीं पर रोटी कपड़ा और मकान मिलना शुरू हो जाएगा, तो काम शुरू कर देंगे। प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में भी बच्चों को डाला जाता है, पूरी दुनिया में इस चीज़ के बारे में एक बड़ी फिक्रमंदी है। एक और बड़ा अच्छा काम है जो इनके खिलाफ हो सकता था और वो हो रहा था, वो ये है कि बच्चों को ले जाओ, किसी का हार्ट निकाल लो, किसी की किडनी निकाल लो, किसी की आंखें निकाल लो, किसी के हाथ पाँव ले लो, स्किन निकाल लो, हड्डियां निकाल लो, तो पूरी दुनिया में जो ये मेडिकल ट्रेड है उसके लिए ये बहुत अच्छा मटेरियल थे। तो इस तरीके की चीज़ें पूरी दुनिया में हो रही थी। आपको आज भी जानकर, अगर आप नेशनल क्राइम ब्यूरो के रिकॉर्ड्स को देखें, तो आपको पता चलेगा कि इस अकेले देश में हज़ारों बच्चे हर साल गायब हो जाते हैं, जिनके बारे में कोई खबर नहीं होती कि वो कहाँ गए, आखिर ये जाते कहाँ हैं। बच्चा अगर अपने घर से गायब हुआ और हत्या नहीं हुई, तो बच्चा कहीं तो गया। ये सब गए फ्लैश ट्रेड में, जो प्रोस्टिट्यूशन वगैरह है। ऐसे में आप चले जाएंगे तो कई रेड लाइट एरिया में छोटे छोटे देशों बच्चे मिल जाएंगे, इंडिया के कई बच्चे मिल जाएंगे। भीख मांगने का एक बड़ा ऑर्गेनाइज्ड कारोबार है। तो कहने का मतलब ये कि इस तरीके के अत्याचारों को जब हम लोग सुनते हैं, तो हम लोगों की आंखें पता नहीं नम होती भी हैं या नहीं होती हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन ये पूरी दुनिया में फैला हुआ कारोबार था। बच्चे चूंकि सॉफ्ट टारगेट हैं, आवाज़ उठेगी नहीं, तो इसके लिए किसी को तो आवाज़ उठानी पड़ेगी। तब ये बात उठी कि हाँ, इन बच्चों के भी कुछ राइट्स हैं, उन राइट्स को कंप्लीट किया जाए।
और इसी आधार पर ये थोड़ा सा चला। अगर हम हिस्ट्री ऑफ चिल्ड्रन राइट को देखें तो लगभग 1919 में 1919 मिस एग्लैंटाइन जैप एक थी, उन्होंने देखा कि उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, सेव द चिल्ड्रन फंड। क्यों बनाया? टू प्रोवाइड रिलीफ फॉर चिल्ड्रन अफेक्टेड बाय वॉर एंड टू प्रमोट चिल्ड्रंस राइट। जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो बच्चे थे उनमें बच्चों की बड़ी बेकदरी हुई। घरों में तो आमतौर पर बच्चों की बेकदरी होती ही है, लेकिन ये वॉर अफेक्टेड बच्चे थे, तो खासतौर पर उन्होंने, तो एग्लैंटाइन जैब ने सबसे पहले एक सेव द चिल्ड्रन फंड बनाया और उसमें उसके थ्रू से वार अफेक्टेड बच्चों के बारे में काम शुरू किया। 1924 में लीग ऑफ नेशंस ने जेनेवा डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया और उसी में जेनेवा डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड को पूरी तरीके से अडॉप्ट किया, जो कि मिस जैब ने बनाया था। एग्लैंटाइन जैब ने ये एक डिक्लेरेशन बनाया जिसको जेनेवा डिक्लेरेशन के अंतर्गत रखा गया और पूरी दुनिया ने उसको कबूल करने के लिए लीग ऑफ नेशंस ने, जो बाद में यूनाइटेड नेशंस बना, उसने इसको अडॉप्ट किया। लगभग 1947 में, ये वही साल था जब हम आज़ाद हो रहे थे, 1947 में यूनाइटेड नेशंस क्रिएटेड द यूएन फंड फॉर अर्जेंसी फॉर द चिल्ड्रन, जो कि बाद में यूनिसेफ कहलाया। पहले ये यूएन फंड के रूप में इन्होंने बनाया, बाद में ये यूनिसेफ के रूप में आ गया। 1948 में यूनाइटेड नेशंस अडॉप्ट द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो हम लोग अभी पिछले दिनों पढ़ रहे थे, यूडीएचआर, उसको यूनाइटेड नेशंस ने अडॉप्ट किया। और 1959 में जाके यूनाइटेड नेशंस अडॉप्ट द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, हाउएवर इट डिड नॉट कमिट गवर्नमेंट्स टू एक्ट्स ऑन इट्स प्रिंसिपल्स। मतलब यूनाइटेड नेशंस ने अडॉप्ट तो कर लिया डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ चिल्ड्रन, लेकिन ये बाध्यकारी नहीं था किसी भी गवर्नमेंट के ऊपर कि वो इसके सिद्धांतों का पालन करे या ना करे, वो उसकी मर्जी है। 1979 में जाके इंटरनेशनल ईयर ऑफ द चाइल्ड बनाया गया। उसमें जो शुरुआती 10 सालों को उन्होंने कहा कि इट विल बी डेडिकेटेड टू नेगोशिएट टू क्रिएट एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रन। कि पहले उन्होंने इंटरनेशनल ईयर बनाया, बाद में उसको डिकेड के रूप में दे दिया और 10 साल उन्होंने लगाए केवल इसलिए कि जो कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड है, इस कन्वेंशन के जितने भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं बच्चों को सही तरीके से ट्रीट करने के, वो सारे इसमें फ्रेम किए गए और 1979 में इन चीज़ों को बनाने की बात की गई। और 1989 में यूनाइटेड नेशंस ने अडॉप्ट किया कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड और ये एक इंटरनेशनल लॉ बनाया गया और ये बाइंडिंग कर दिया गया पूरी दुनिया की गवर्नमेंट्स के ऊपर जो यूनाइटेड नेशंस के सदस्य थे। तो कायदे से 1989 में जो हम कन्वेंशन की बात कर रहे हैं ये अस्तित्व में आता है और उससे पहले की इसकी जो कहानी है वो इसके डेवलप होने की कहानी है। 1990 में 71 के करीब जो दुनिया के बड़े बड़े नेता थे वो न्यूयॉर्क में मिले और उन्होंने वर्ल्ड समिट फॉर चिल्ड्रन एक करवाई 1990 में और उसमें बहुत सारे चीज़ों के विषय में डिस्कशन हुए और लगभग सन 2000 में जाके यूनाइटेड नेशंस ने अडॉप्ट किए 2 ऑप्शनल प्रोटोकॉल टू गिव स्पेशल प्रोटेक्शन। पहला, इन्वॉल्वमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड सेल ऑफ चिल्ड्रन, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन एंड चाइल्ड पोर्नोग्राफी, और ये 2002 में अफेक्टेड हो गया। यानी यूनाइटेड नेशंस ने इन 2 प्रोटोकॉल जो ऑप्शनल प्रोटोकॉल्स थे उन पर बहुत बड़ी बात की। उन्होंने कहा पहली चीज कि हमें कोई स्पेशल प्रोटेक्शन देने पड़ेंगे। पहला कि अगर 2 देशों के बीच में लड़ाई हो जाती है तब ऐसी स्थिति में
बच्चों का क्या होगा, क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं उससे। यहाँ तक कि जिनके माँ बाप मर जाते हैं, ऐसे बच्चों को अगर जैसे वार क्रिमिनल्स के तौर पे पकड़ा भी जाता है तो उन्हें बेचा जाता था पहले। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, कि इन बच्चों को बेचना या ना बेचने वाली बात जो होती है, इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। और आर्म फोर्सेस के कॉन्फ्लिक्ट्स के दौरान बच्चों को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए, नंबर एक। और नंबर दो, कि चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन एंड चाइल्ड पोर्नोग्राफी, इस पर रोक लगाई जाए। और रोक लगाने के लिए दो स्पेशल प्रोविजंस यहाँ पर लाए गए। और सन 2011 में कायदे से देखा जाए तो यूनाइटेड नेशंस ने ऑप्शनल प्रोटोकॉल को, जो अभी मैंने ऊपर बताए भी थे, उन सबको एक कमेटी के द्वारा इसको अडॉप्ट किया। और 2014 में इसको अफेक्ट भी कर दिया। तो हमें ये देखने में जो चीज़ मिलती है, आप उसको देखेंगे तो ये एक बहुत बड़ा तौर पे हमें दिखाई देता है कि हाँ भाई, हम कुछ ना कुछ चीज़ें तो इस दुनिया में बढ़ोतरी के तौर पे की गई। हालांकि ये बात सच है कि जिस हिसाब से काम होने चाहिए थे शायद उस हिसाब से नहीं भी हुए हों, लेकिन फिर भी एक कहते हैं ना कि एक शुरुआत तो कम से कम हो ही जाती है। ठीक है, तो ये मैं थोड़ा सा आपको ये इसके पीछे की थोड़ी सी हिस्ट्री है जो आपको समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। अब सवाल उठता है कि कन्वेंशन कहता क्या है। कन्वेंशन कुछ मेन बातों पर फोकस करता है। पहला, कि चिल्ड्रन आर डिफाइंड एज बीइंग अंडर 18। कौन बच्चा कहलाएगा, इसमें जो इसकी बात की गई है राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन की डेफिनेशन में कौन आएगा, 18 साल से कम वाले। दूसरा, ईच चाइल्ड शैल एंजॉय फुल राइट्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ड्यू टू डिसेबिलिटी, एथनिसिटी, जेंडर और अदर ग्राउंड्स। बच्चों के जिस राइट्स की बात आ रही है, उस राइट्स को फुली एंजॉय करने के लिए, उन राइट्स को पूरी तरीके से सुरक्षित करने के लिए उनके मध्य किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, चाहे वो डिसेबिलिटी के आधार पर हो, एथनिसिटी के आधार पर हो, जेंडर के आधार पर हो, ग्राउंड्स के आधार पर हो। आपको मैंने कल भी शायद मैं इस बात पर जिक्र कर रहा था, मैंने कहा था कि अपनी यूनिवर्सिटी में जो डिसेबिलिटीज के लिए रिजर्वेशन दिया गया है, उसमें ये बात कही गई है कि डिसेबल्ड किसी भी स्टेट का क्यों ना हो, हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर पढ़ाएंगे। तो जो आपकी ट्यूशन फीस है वो माफ़ कर दी गई है। इस पर एक सवाल खड़ा ये हुआ था कि क्या डिसेबिलिटी को जो हम लोग छूट दे रहे हैं, वो तो दे रही है स्टेट गवर्नमेंट, तो किसी दूसरे स्टेट के डिसेबल्ड बच्चे को हम छूट दे के अपनी गवर्नमेंट का नुकसान नहीं कर रहे हैं क्या, रेवेन्यू का नुकसान नहीं कर रहे हैं। तो काफ़ी सारे उस पर मुद्दे उठे कि हाँ हाँ कर रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली ये बात सामने जब आई कि नहीं, आप डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं कर सकते किसी भी आधार पर। अगर वो कोई बच्चा है तो है, बात खत्म। अगर आप उसको डिसेबिलिट कह रहे हो तो आपने एक चीज तो मान ली कि दिव्यांगता, आपने एक क्राइटेरिया ले लिया, अब आप उस पर दूसरा क्राइटेरिया मत घुसाओ कि ये दिव्यांग हमारे स्टेट का है कि दूसरे स्टेट का है कि तीसरे स्टेट का है। दिव्यांग है मतलब दिव्यांग है। आपने ये कहा है कि हम दिव्यांगों की फीस माफ करेंगे, अब वो पूरे हिंदुस्तान में कहीं से भी आ सकते हैं। तो इसीलिए फिर इसी चीज को मानते हुए दूसरे स्टेट के बच्चों को भी अपने यहाँ छूट दे दी गई है केवल ट्यूशन फीस में। तो खैर ये एक अच्छी बात हुई, उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन चलो अच्छा काम किया। हम तो ये कह रहे हैं इस जो कि होना भी चाहिए था। खैर, तो पूरी दुनिया में ये बात हुई कि उनके लिए आप डिस्क्रिमिनेशन किसी भी तरीके से ना करें। और प्राइमरी कंसिडरेशन जो है वो बच्चों की उस भलाई के लिए हमें करना पड़ेगा जहां जो बच्चे के बहुत बेहतरी के लिए जो कुछ भी संभव हो हम वो करें। तो तीसरी चीज उन्होंने कहा, पेरेंट्स हैव जॉइंट एंड प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रेजिंग देयर चिल्ड्रन। ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, साझी जिम्मेदारी है पेरेंट्स की। पेरेंट्स में किसी माँ या बाप नहीं है, माँ और बाप दोनों की।
इस तरीके की जिम्मेदारी है कि वो बच्चे को बड़ा करेंगे और सुरक्षित तौर पर बड़ा करेंगे। कंट्री या जो स्टेट हैं उनकी जिम्मेदारी क्या है? एवरी कंट्रीज गवर्नमेंट शुड सपोर्ट पेरेंट्स इन चाइल्ड रेजिंग। बच्चों को पालने में स्टेट्स मदद करें। इट शुड प्रोवाइड स्पेशल प्रोटेक्शन फॉर चिल्ड्रन डिप्राइव्ड ऑफ ए फैमिली इन्वायरमेंट। अगर बच्चों के पास फैमिली इन्वायरमेंट नहीं है, माँ बाप नहीं है, तो उनके पालने की जिम्मेदारी किसकी होगी? समाज की, सड़क पर जानवरों की, या स्टेट की? तो वहां पर बताया है नहीं, स्टेट की जिम्मेदारी होनी चाहिए। वो ऑर्फनेज खोले, स्कूल्स खोले, जो भी खोलना हो वो खोले। तो यहाँ पर जो इस कन्वेंशन में जो बात की गई, उसमें आप पूरे डॉक्यूमेंट को तो एक बार पढ़ने की कोशिश कीजिए। बहुत लंबा डॉक्यूमेंट तो है, लेकिन मैं आपको इसका नटशेल में एक देने का प्रयास करूंगा कि उसमें कुछ चीज़ें आपको बहुत ही की टर्म्स के तौर पर दिख जाए। तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको मिल जाए, लेकिन हमें ये समझने की ज़रूरत होगी कि मेन बातें किन किन चीज़ों के ऊपर फोकस किया गया है कन्वेंशन में। तो हम कुछ मेन बातों को डिस्कस कर लेते हैं। पहला है सिविल राइट्स एंड फ्रीडम। सिविल राइट्स एंड फ्रीडम, इसमें इंक्लूड है द राइट टू अ नेम एंड ए नेशनैलिटी। कोई भी व्यक्ति बगैर नाम और नागरिकता के नहीं हो सकता। खासतौर पर बच्चे की बात हो रही है। मैं एक सवाल पूछता हूं। अगर एक बच्चा जिसके माँ बाप हिंदुस्तानी हैं, वो बच्चा हिंदुस्तान में ही कहीं भी पैदा होता है, उसकी नागरिकता कहाँ की होगी? आप बताइए। हिंदुस्तान की होगी सर। हिंदुस्तान की होगी, क्यों? हिंदुस्तान की होगी क्योंकि हिंदुस्तान में वो पैदा हुआ है, इसलिए हिंदुस्तान की होगी। एग्जैक्टली। उसके माँ बाप हिंदुस्तानी है। नागरिकता है। नहीं, हमारे यहाँ दो तरीके की नागरिकता है ना, एक नागरिकता बाई बर्थ है और एक बाई एक्वायर्ड है। हाँ सर, बताओ सर। देखिए, बताइए। दूसरे माँ बाप होंगे सर बाई बर्थ उसके गांव की होगी सर, उसके गांव की होगी, और उसके बाद में फिर नागरिकता गांव की नहीं होती है, नागरिकता देशों की होती है। तो देखिए सर, हिंदुस्तानी ही होगा। अगर उसके माँ बाप अगर अमेरिका के हैं उसके माँ बाप, और वो भारत में आए हैं और भारत में यहाँ पे रह रहे हैं, मान लीजिए कुछ ऐसे आए थे और काम से रहने लगे, कोई बिजनेस अपने उसके लिए, तो अगर उनका बच्चा अगर यहाँ का है तो सर यहाँ पैदा हो गया सर, तो यहाँ भी नागरिकता उसको मिल सकती है सर, कंडीशन के तौर पे। अगर कंडीशन है दो तरीके से नागरिकता दो तरीके से मिलेगी। एक तो बाई बर्थ उसका राइट है, हिंदुस्तान में दो तरीके से मिलती है, बाई बर्थ और बाई एक्वायर्ड। मूल्यों के आधार पर होती है सर। अगर भारत में पैदा हुआ तो भारत की नागरिकता उसे मिल जाएगी। अगर वो चाहता है, अमेरिका के भी मान लीजिए उसके दो बाहर के किसी देश के लोग हैं, वो आए थे, जैसा कि अभी बताया कि वो आए थे घूमने घामने के लिए, और बच्चा यहाँ पैदा हो जाता है, तो यहाँ पर उसको नागरिकता मिलेगी या नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। अगर वो अप्लाई करते हैं तो यहाँ की भी नागरिकता उसको मिल जाएगी। अब एक दूसरा है, किसी आप हवाई जहाज से कहीं जा रहे हैं और बच्चा, मान लीजिए कोई ऐसा है जो हवाई जहाज में पैदा हो जाता है, और उस समय हवाई जहाज जो था आपका हिंदुस्तान में नहीं था, वो पाकिस्तान के ऊपर से गुजर रहा था, नागरिकता कहाँ की मिलेगी? सर जिस देश के उसके माँ बाप होंगे सर। नहीं, दोनों तरीके की बात। जिस देश के वो माँ बाप उसके रहने वाले होंगे, वहीं की नागरिकता तो मिलेगी उसे। नहीं, इसमें दोनों बातें हैं। इंटरनेशनल लॉज कहते हैं, इसमें दो बातें हैं। अगर माँ बाप अपने देश में अप्लाई करना चाहते हैं तो भी उसको नागरिकता मिल सकती है, वरना ये नागरिकता उस देश की मिलेगी जिस देश के ऊपर से उस समय हवाई जहाज गुजर रहा था। सामने वाले देश को क्या पता सर कि हमारे नहीं, वो होता है, हवाई जहाज वाले तो बताएंगे ना, उसे पता, कोई ऐसे जादू थोड़ा ही है, वो तो बताते हैं कि उस समय वो कहाँ था, तो वो वहां से भी मिल सकती है। नंबर एक। नंबर सर, जो भारतीय नागरिकता संशोधन हुआ था 1955 में, 1986 में, उसके बाद कुछ रूल्स चेंज किए गए थे। अरे भाई, मैं इंटरनेशनल राइट्स की आपकी बात कर रहा हूँ कि नागरिकता जो है, आप किसी हवाई जहाज से अगर जा रहे हैं और हवाई जहाज में ही बच्चे का जन्म हो जाता है या एयरपोर्ट पर जन्म हो जाता है, और वो एयरपोर्ट अगर किसी दूसरे देश में स्थित है, या जो समय हवाई जहाज किसी ऐसे देश से किसी भी देश की सीमा से गुजर रहा है, उस सीमा में अगर बच्चे का जन्म हो जाता है तो बच्चे की नागरिकता उस देश की भी मिल सकती है,
जिस देश से हवाई जहाज गुजर रहा था। हाँ सर, ये तो है। अब यहाँ लेकिन पर सर एक लेकिन सर उसको एक्सेप्ट सर वहाँ का जो है लॉ एक्सेप्ट कैसे करेगा उसको? वो करता है, और यही तो इंटरनेशनल लॉ है। इंटरनेशनल लॉ बाइंडिंग है, मेरे या तुम्हारे मानने के ऊपर नहीं है, वो मानने ही पड़ेंगे, है ना। जैसे कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जो होते हैं वो अमेरिका में पैदा हो गए, कई बार ऐसा होता है कि एयरपोर्ट पर जाके जन्म हो गया। मेरे एक जानने वाले हैं, उनके साथ यही हुआ, बच्चे का जन्म हो गया अमेरिका में। अब वो गए थे एक्चुअली टूरिस्ट वीजा पे, टूरिस्ट बन के गए थे वहां घूमने के लिए, लेकिन बच्चे का जन्म हुआ वहां एयरपोर्ट पे अमेरिका में। अब उसके सिटीजन के लिए उन्होंने अप्लाई कर दिया, अमेरिका में मिल गई उसको। अब उनका हो गया वीजा खत्म, वो आने लगे वापस। उन्होंने एक अर्जी दी अमेरिका में ही कि साहब हमारा बच्चा अमेरिकन नेशनल है और हम उसके माँ बाप हैं, हम इंडियन नेशनल हैं, हमारा वीजा खत्म हो गया है, हम वापस जा रहे हैं, बच्चे को हम अकेला कैसे छोड़ के जाएं, क्योंकि ये अमेरिकन नेशनल है, इसलिए हमें भी अनुमति दी जाए वीजा बढ़ाने की। तुरंत मिल गई। अब वो धीरे धीरे वहीं रहते रहते उन्होंने वहां की नागरिकता भी ले ली। तो ये भी एक तरीका होता है। अच्छा, एक इसमें समस्या उठती है, अगर कहीं बच्चे का जन्म ऐसी स्थिति में हो जाए। सर बोलिए सर, इसलिए तो ये सर वापस जो दूसरे देश के लोग वापस किए जाते हैं और उनको नागरिकता भी यहाँ की मिल गई होती, पर उनको क्यों सर फिर भगाया जाता है दूसरे देश, जैसे अपने यहाँ कुछ लोग आ जाते काम करने नहीं करने के ऊपर है। वो भगाना कोई ऐसे थोड़ी है, तुम वहां पे बैठ के कोई चोरी भी कर लेगा तो उसको नेशनल है तो वहीं पे बैठा रखोगे। ऐसा होता है कि आप टूरिस्ट वीजा पे आए हो तो वो आप परमानेंट वीजा पे तो नहीं जा सकते, वो आप टूरिस्ट को एक्सटेंड कर देगा कोई। लेकिन नहीं अगर सर, आप जो काम धंधा पकड़ रहे हो तो वो एक अलग बात है। सर जो शरणार्थी ऐसे आते हैं तो शरणार्थी अलग होते हैं, शरणार्थी अलग होते हैं। शरणार्थी का कॉन्सेप्ट ही अलग हो गया। शरणार्थी और नागरिकता अंतर नहीं होता है। शरणार्थी का कॉन्सेप्ट अलग है, शरणार्थियों का कॉन्सेप्ट यहाँ पे बात नहीं हो रही है। ठीक है, मेरी एक दूसरा एक पॉइंट है, अगर किसी हवाई जहाज में बच्चे का जन्म हो रहा है और ऐसी स्थिति में हवाई जहाज उस समय एक देश से दूसरे देश के लिए ट्रेवल कर रहा था, लेकिन वो उस समय पे जन्म होता है कि जब वो ना तो इस देश में हो ना वो उस देश में हो, बल्कि इन दोनों के बीच में से गुजर रहा हो, तब उसे किस देश की नागरिकता मिलेगी? ये एक समस्या है। तो ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे समुद्री सीमाओं में से गुजरने वाला, कुछ सीमाएं ऐसी होती हैं जो इंटरनेशनल वाटर कहलाता है, अंतरराष्ट्रीय समुद्र कहलाता है, जहां पर किसी भी एक देश का अधिकार नहीं होता। अगर बच्चे का जन्म वहां पर उस इलाके में होता है तो उस पर किस देश की नागरिकता लागू होगी? ये ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिनके ऊपर सिविल राइट्स की बात उठती थी। तो इसीलिए इस कन्वेंशन में इस बात पर ज्यादा जोर दिया गया कि बच्चे को नाम और नागरिकता ये डिस्प्यूट के रूप में नहीं होनी चाहिए, इसका जितना जल्दी हल निकाल के आपको देनी है, बगैर नागरिकता के कोई भी व्यक्ति नहीं होगा। आपको मालूम है, मालूम होना चाहिए या होगा आपको, कभी आपने नाम सुना है कि आपका पासपोर्ट जो होते हैं वो हर देश के पासपोर्ट होते हैं? मालूम है ये बात? तो यस सर। जी सर। अगर आप हिंदुस्तान के नागरिक हो तो आपके पास नागरिकता होगी हिंदुस्तान की, उसका पासपोर्ट होगा इंडिया से। भी होगा जी सर। जहां जहां की नागरिकता लेते जाएंगे आप वहां से भी अपना पासपोर्ट इशू करा सकते हैं। जी सर। कभी एलियन पासपोर्ट का नाम सुना है? नहीं सर। सर एलियन का तो नहीं सुना। पढ़िएगा इसके विषय में कि एलियन पासपोर्ट्स कौन से होते हैं। जी सर। ठीक है, पता लगाइए। एलियन का मतलब ये नहीं है पृथ्वी में कहीं बाहर से आया हुआ मंगल ग्रह से, ऐसा नहीं है। लेकिन एलियन पासपोर्ट्स भी कोई चीज होती है, कभी इनके बारे में पढ़िएगा, तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैं जो ये वाली बात जो अभी हम लोग कर रहे हैं कि राइट टू ए नेम एंड ए नेशनैलिटी, ये बहुत जरूरी है। आप किसी को भी छोटू, बच्चू, पप्पू करके नहीं बोल सकते। ये अगर उसका नाम नहीं है, जैसे होता है ना अक्सर चाय की दुकानों पे, वो छोटू चाय लेकर आ, तो वो उसका नाम चाहे कुछ भी हो हम छोटू कर देते हैं, जबकि ये
सही नहीं है। हर व्यक्ति का एक नाम होता है, हम नाम के रूप में कहें, उसकी कंडीशन के आधार पर उसको नाम ना दें। दूसरी चीज इस पर कही गई, द राइट टू डिग्निफाइड ट्रीटमेंट एंड लीगल असिस्टेंस इफ एनी कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ। पहली बात, डिग्निफाइड ट्रीटमेंट होना चाहिए। बच्चा है इसलिए आप चलते फिरते उसको टपाक से खोपड़ी पे मारते हुए ना चले जाएं। उस छोटा बच्चा है तब भी, बड़ा है तब भी, 18 से कम है, आप उसके साथ में डिग्निफाइड तरीके से बात कर सकते हैं। बच्चा है ये समझ के आप उसको कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। दूसरी चीज, लीगल असिस्टेंस बच्चा लेने के लिए स्वतंत्र है। उसे अगर कानूनी मदद की जरूरत पड़ जाए तो ये स्टेट का काम है कि वो उसको कानूनी मदद दे। जैसे अक्सर आपने ये देखा होगा कि माँ बाप के बीच में टेंशन हो गई, अब स्थिति ये है कि दोनों के बीच डाइवोर्स की नौबत है। माँ चाहती है बच्चा उनके पास रहे, पिता चाहता है बच्चा उनके पास रहे। किसके पास जाएगा? लॉ कहता है कि फलाने के पास जाए, या इसके पास जाए, या उसके पास जाए। बच्चे से किसी ने पूछा है तुम किसके पास जाओगे? लॉ कहता है कि अगर लड़की नहीं है तो वो माँ या बाप दोनों में से किसी के पास जा सकता है। लेकिन अगर लड़की है तो छोटी है, तब तक वो हो सकता है कि माँ बाप में से किसी के भी पास चली जाए। लेकिन अगर वो 16 साल से ऊपर हो जाती है तो वो माँ के ही पास जाएगी। हालांकि अब इस पर अमेंडमेंट हो गया, अब उसमें ये भी आ गया कि वो तब भी जा सकती है अगर बच्चा खुद तैयार हो। तो खुद तैयार हो इसका मतलब साफ है कि बच्चे से भी ओपिनियन ली जा सकती है। तो ये बात हो रही है कि बच्चे को भी लीगल सपोर्ट मिल सकता है क्योंकि वो एक लीगल आइडेंटिटी है। तो पहले जो इसमें बात की गई कन्वेंशन में, वो की गई सिविल राइट्स और फ्रीडम्स के बारे में। दूसरी बात की गई सर्वाइवल के बारे में, अस्तित्वता के बारे में, उसके अस्तित्व के बारे में। इसमें आता है राइट टू लाइफ और राइट टू एन एडिक्वेट स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग एंड हेल्थ केयर। जो स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं उसके हिसाब से जीने का अधिकार सबका है, हर बच्चे का है। उन राइट्स को एश्योर करना स्टेट का काम है। और तीसरी चीज की गई, द राइट टू एजुकेशन, रिक्रिएशन एंड कल्चरल एक्टिविटीज। सर्वाइवल में ये 3 चीजें आई। फिर थर्ड बात आती है, जो अधिकारों के बारे में बात हुई, वो हुई डेवलपमेंट। डेवलपमेंट कैसे होगा? डेवलपमेंट एक एस्पेक्ट है जिस पर बात की गई। उसमें भी इंक्लूड किया गया द राइट टू प्रैक्टिस हिज और हर ओन रिलीजन। कोई भी बच्चे को अपना जो भी उसका धर्म हो उसे मानने का, उसको अपनाने का, उसके प्रैक्टिस करने का पूरा अधिकार है। मान लेते हैं कि कोई एक ऐसा बच्चा है जो दंगों के समय किसी हिंदू परिवार को मिल गया या किसी मुस्लिम परिवार को मिल गया। अब बच्चा ऐसा है कि वो जानता है, या जिसने उस बच्चे को शरण दी है वो जानता है कि ये बच्चा किसी दूसरे धर्म का है। तो आप उसे फोर्स नहीं कर सकते कि वो, आपने उसको शरण दी है तो वो आप ही के धर्म के हिसाब से प्रैक्टिस करे। ये बच्चे की मर्जी है, अगर वो करना चाहता है तो कर ले, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वो ये कहता नहीं साहब मैं तो हिंदू परिवार का हूं और मैं तो हिंदू धर्म ही मानूंगा, तो माने, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको शायद इसका एग्जाम्पल देखना हो तो मुझे लगता है कि आपको एक एग्जाम्पल जरूर देखना चाहिए, सलमान खान का, सलमान खान की बहन अर्पिता का। नाम तो सुना ही होगा। यस सर, सुना है। एक हिंदू लड़की अर्पिता, जिसको अर्पिता और अलविदा भी है सर कोई। हाँ, एक और दो भी है। हाँ, तो इस अर्पिता अर्पिता को ये लोग सड़क से, चौराहे से भीख मांग रही थी, वहां से उठा के लेकर आए। आप जानते हैं सलमान खान मुस्लिम परिवार से हैं, उन्हीं के घर में पली बड़ी बच्ची, लेकिन उस बच्ची को इन लोगों ने पूरा अधिकार दिया इस बात का कि वो अपना पूजा पाठ करना चाहे तो कर सकती है। और वो लड़की जिंदगी भर अपना पूजा पाठ हिंदू धर्म रीति से करती रही और अंत में शादी भी उसकी हिंदू रीति रिवाजों के हिसाब से ही इन लोगों ने की। तो ये एक बड़ी बात है। यही बात यहाँ पे कही गई है कि वो अपने रिलीजन की प्रैक्टिस बच्चा कर सकता है। दूसरा, इसमें डेवलपमेंट में एक और राइट की बात की गई थी, राइट टू स्पीक हिज और हर ओन लैंग्वेज। वो अपने भाषा के इस्तेमाल की भी उसको पूरा राइट है। आप उसको जबरदस्ती ये नहीं कह सकते कि नहीं साहब हमारी वाली बात करो।
फिर बात आता है, एक और एस्पेक्ट है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन में इंक्लूड किया गया है प्रोटेक्शन फ्रॉम फिजिकल एंड सेक्सुअल अब्यूज, हैजर्ड्स वर्क, ड्रग यूज, टॉर्चर एंड नेग्लेक्ट। इनसे बचने के लिए उसका पूरा का पूरा प्रोटेक्शन देना ये स्टेट का काम है। अभी कौन सा है, चाइल्ड क्रिमिनल एक्टिविटीज के ऊपर कौन सा एक्ट बना हुआ है, याद है? पॉक्सो एक्ट। हाँ सर, पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट के विषय में थोड़ा सा पढ़िएगा जरूर, वो इसी के जी। ऊपर है। दूसरा है प्रोटेक्शन और रिहैबिलिटेशन इन सिचुएशन ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स, ये भी इसमें बात की गई। फिर एक और एस्पेक्ट के बारे में भी इस कन्वेंशन में बात की गई, पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन इंक्लूड करता है द राइट टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, अपनी बात को, अपने विचारों को रखने का अधिकार, नंबर 1। नंबर 2, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन फ्रॉम डाइवर्स सोर्सेस, विभिन्न स्रोतों से इंफॉर्मेशन या सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार। फिर फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड पीसफुल असेंबली, शांतिपूर्ण ढंग से एक जगह एसोसिएट होने या एक जगह पर एकत्र होने का अधिकार। देन एक नया आयाम है जिसको कहा गया द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अपहोल्ड चाइल्ड राइट्स। किसकी जिम्मेदारी होगी इन बच्चों के राइट्स को इंश्योर करने की? तो इसमें कहा गया रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट्स टू मेक द प्रिंसिपल्स ऑफ द कन्वेंशन वाइडली नोन। जो इसके सिद्धांत है कन्वेंशन के, उनको लागू करना स्टेट गवर्नमेंट्स की या गवर्नमेंट्स की जिम्मेदारी है। और यूनाइटेड नेशंस कमेटी ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो एग्जामिन करेगी कि दुनिया की सरकारें इस पर कोई काम कर भी रही हैं या नहीं कर रही हैं। वो इनके ऊपर एक कहते हैं ना वॉच टावर की तरीके से काम करेगी, वो इनके ऊपर निगाह रखेगी पूरी दुनिया में इनका वायलेशन कहाँ हो रहा है। एक काम करिएगा आप लोग, इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा, आप देख लेना वायलेशन ऑफ द राइट्स ऑफ चाइल्ड इन ग्लोबल सिनेरियो। इसको एक ढूंढ के देखना, आपको पूरी दुनिया का इंडेक्स मिल जाएगा कि किस देश में बच्चों के प्रति अपराध ज्यादा हैं, किन देशों में कम हैं, और वहां पे देखिएगा भारत की स्थिति क्या है। ठीक। फिर आया स्पेशल प्रोटेक्शन। स्पेशल प्रोटेक्शन, जैसा मैंने पहले भी कहा कि इसमें 3 ऑप्शनल प्रोटोकॉल्स हैव बीन अडॉप्टेड फॉर द कन्वेंशन ऑफ द राइट ऑफ द चिल्ड्रन। इसमें इसको और ज्यादा स्ट्रेंथ करने के लिए इसमें 2-3 चीजें जोड़ी गई। पहला, इन्वॉल्वमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, ये 2000 में अडॉप्ट किया गया और 2002 में इसको ले आया। जैसे मैं मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूं, नक्सलाइट आंदोलन। नक्सलाइट आंदोलन में अगर नक्सलवादी इधर से उधर जाते हैं तो पुलिस या बाकी लोग तो पकड़ सकते हैं, लेकिन कितना आसान होता है कि वो हथियारों और बम्स वगैरह को इधर से उधर करने में बच्चों की मदद ले लें। कई फिल्मों में आपने देखा होगा, वास्तव में कुछ घटनाएं भी आपने सुनी होंगी कि बच्चों के शरीर पे बम बांध के या वो उनको ड्रग्स दे के या उनको कुछ पैसे दे के कहते हैं बेटा इधर से उधर पहुंचा के आ जाओ, तो बच्चे ये लेन देन इधर से उधर कर रहे हैं, ड्रग्स वगैरह स्मगलिंग में काम आ रहे हैं। बिल्कुल सर। इस तरीके की चीजों पर पूरी तरीके से रोक लगाने के लिए ये कहा गया, इसीलिए कि चिल्ड्रन इन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स, जो हथियारबंद विद्रोह है या इस तरीके के संघर्ष हैं, उनमें बच्चों के इस्तेमाल पर पूरी तरीके से रोक लगाने की बात की गई। दूसरी बात, ऑन द सेल ऑफ चिल्ड्रन, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन एंड चाइल्ड पोर्नोग्राफी एक्ट, ये भी लाया गया जो 2002 में अपने यहाँ पॉक्सो एक्ट है। और ऑन ए कम्युनिकेशन और कंप्लेंट प्रोसीजर वाज अडॉप्टेड 2011 में और 2014 से इसको लागू कर दिया गया। तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो इस कन्वेंशन में कही गई। बहुत सारी चीजें हैं इसमें, चाइल्ड हेल्थ के बारे में, मेन एब्यूजेस जो गिने जाते हैं कि जब बच्चों के प्रति जो अपराध हैं वो कौन कौन से हैं, तो उन्होंने उसको भी बड़ा हाईलाइट कर रखा है कि भाई इस अपराधों से हमें बचना होगा, बचाना होगा उन बच्चों को। तो वो कौन कौन से हैं, जैसे एब्यूज हो सकते हैं एंड नेग्लेक्ट ऑफ चाइल्ड राइट्स, तो उसमें ग्लोबल प्रॉब्लम है जिसमें बच्चों के सबसे ज़्यादा दिक्कतें हैं, वायलेंस है,
जो बच्चों के अगेंस्ट में वायलेंस हो रही है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग है, बहुत बड़ा काम है ये पूरी दुनिया में, बहुत यस बड़ा, सर। बहुत बड़ा। मतलब इसको फिगर्स में बताना केवल उस एरिया में संभव है जहां पर हम इन फिगर्स के बारे में जानते हों। बहुत से ऐसे चीजें हैं जो रिपोर्ट होते ही नहीं, लगता है बच्चा गुस्सा होकर घर छोड़ के चला गया, हमें पता ही नहीं है कि बच्चे का अपहरण हो चुका है ना। चाइल्ड लेबर एंड चाइल्ड मैरिज, अब तो आप इसके विषय में तो जानते ही होंगे। सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड अब्यूज, बहुत सारे बड़ा काम है ये, हमें पता नहीं है इसके विषय में कौन कितने बता सकता है कौन नहीं बता सकता है, क्योंकि ये रिपोर्टेड कितने हैं पता नहीं, है ना। तो ये सब चीजें हैं। सर मुझे मैं लगता दो है, क्वेश्चन है। हाँ बताओ। सर पहला क्वेश्चन हिस्ट्री से, जो आपने हिस्ट्री बताया था सर, हम्म, कि जब दो देश कोई बीच में युद्ध होगा, तो जो वहाँ के बच्चे होंगे, जो अगर उनके माँ बाप उस बीच में वो हो जाता है, तो जब वो अनाथ हो जाएंगे, तो उनका परवरिश के लिए ऐसा कुछ आपने बताया था कि उनकी जिम्मेदारी हम उठाएंगे, ऐसा कुछ था या बनाया हाँ जाएगा। हाँ दूसरी बात क्या है, दूसरा क्वेश्चन ये है सर, कि जब वैश्विक स्तर पर कोई भी महामारी आती है, हाँ। तो गरीब देश के जो लोग होते हैं, वो उनके बच्चे जब वो अनाथ हो जाते हैं, हम्म, तो जब गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट जो होती है, वो इतनी गरीब होती है कि शायद उसके पालन के लिए, लालन पालन के लिए शायद उतना वो नहीं है मजबूत। हम्म। तो क्या वैश्विक स्तर पर कोई ऐसा ट्रस्ट है, ऐसे वो है सर, कि ऑर्गेनाइज करने वाला, कि उनको हाँ 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 हाँ। सहायता दे सके? देखो, सेव द चिल्ड्रन एसोसिएशंस जो हैं, सेव द चाइल्ड करके, ये पूरी दुनिया में काम करता है, और खुद यूनेस्को इन सब चीज़ों के ऊपर निगाह रखता है। यूनेस्को से फंडिंग है, और यूनेस्को ही इन सब चीज़ों के विषय में जानकारी लेता है। अब द सेव द चाइल्ड फाउंडेशन करके जो है, ये बहुत बड़ा है काम। अपने यहाँ इंडिया में भी है सेव द चाइल्ड के नाम से, सेव द चाइल्ड फाउंडेशन। आप उसमें जो हम लोग जैसे कंट्रीब्यूशन देते हैं, मैं देता हूँ उसमें कंट्रीब्यूशन, तो साल भर में कुछ जाते हैं मेरे पैसे, वो एक अलग बात है। लेकिन मेरे जो फिक्रमंदी है, जो मेरी कंसर्न है, वो सिर्फ इतना सा है कि मेरा पैसा जहाँ भी मैं दे रहा हूँ, सेव द चाइल्ड फाउंडेशन को दे रहा हूँ, कम से कम वो उस पैसे का इस्तेमाल सही जगह कर तो रहे हैं। बच्चे के प्रति हजारों बच्चे हैं जो उन्होंने रेड लाइट एरिया से छुड़वाए हैं अभी तक, जो मेरी सर जानकारी में। कैलाश कैलाश सत्यार्थी जी ने भी बहुत उसमें काम कैलाश किया। सत्यार्थी ने बहुत काम किया है इस पर। जी। ऐसे छोटे छोटे एनजीओज बहुत सारे होंगे जो आपके शहर में भी होंगे, आपके देश में होंगे, लेकिन अल्टीमेटली ये जो फंडिंग और जो इनकी कार्यविधि होती है, वो पूरी तरीके से वहां से आती है। हालांकि इसमें भी देखिए बहुत सारी चीजें तो हैं ही हैं। सर इतनी फाउंडेशन होने के बावजूद भी, ये जो बच्चे जो मतलब कि भीख मांगते हैं, भीख मांगते हैं, ये क्यों नहीं रोका जा सकता, या क्यों नहीं रुक सकता है वो? देखिए, होता क्या है, ऐसा नहीं है कि कोई रोक नहीं रहा है, बहुत सारे लोग रोक रहे हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी कमियां हैं। ये देश बहुत बड़ा है। अगर आप अपनी ही जगह पे देखिए, आप मुझे एक बात बताओ, आप लोग दसियों जगह जाते होंगे, अभी तो खैर कोरोना है, इस विषय पर बात नहीं करें। और हम लोग दसियों जगह जाते हैं, भीख मांगने बच्चे आते हैं हमारे यहाँ सड़कों पे, यही अपना ये नहरिया चौराहे पे ही बहुत सारे बच्चे मिल जाने वाले हैं। क्या हम में से कभी किसी ने गाड़ी रोक के ये पूछा, सारे भीख क्यों मांग रहे हो, तो चलो पुलिस में दे दें? पुलिस तो वहीं खड़ी रहती है, पुलिस की तो नाक के नीचे वो मांग रहे हैं भीख। वहीं सर जो चौराहा है वहीं खड़ी रहती है पुलिस, वही बच्चे गाड़ी ठोकते सर रहते हैं। लेकिन है ना, पुलिस सर क्यों नहीं लेकिन रोकती? इसका अगर मतलब जान, सर इस पे पुलिस को सर कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए सर, अगर ये बच्चे भीख मैं वही मांगते बात हैं आपको बता सड़क। रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए। पुलिस के पास एक तो पुलिस बल है भी बहुत कम, दूसरी चीज है पुलिस के पास इस बात की कोई लीगल जानकारी है ही नहीं कि ऐसा भी कोई राइट है। क्या आप यकीन कर सकते हो कि बिल्कुल डॉक्टरों सही को नहीं बात है पता सर। था? आपको कभी ये यकीन कर सकते हो कि डॉक्टरों को कभी नहीं पढ़ाया जाता कि डिसेबिलिटी क्या होती है, डिसेबिलिटी मैनेजमेंट कैसे हो सकता है? बिल्कुल डॉक्टरों सही को कह नहीं रहे हैं पढ़ाया सर। जाता। मालूम ही नहीं आप होता ये सर, मैं अपने यहाँ जिला अस्पताल में गया था तो उनको खुद मालूम नहीं था इन चीजों के बारे में बिल्कुल, पता।
ये तो आरसीआई ने बीच में जबकि जिला अस्पताल का सीएमओ सबसे बड़ा होता है, उसको भी जब सही से मालूम नहीं होगा तो कैसे कर देगा। उसको छोड़ दो, आप तो अपने सर्टिफिकेट पे ध्यान दो। आपका जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है उसमें हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों में लिखा रहता है परसेंटेज, कितने परसेंट डेफ है। 40% डिसेबिलिटी होनी चाहिए, उसमें लिखा होता है 40% है कि 80% है कि 100% है। जबकि आप भी जानते हैं कि क्या डेफनेस परसेंटेज में नापी जा सकती है? नहीं सर। ये है हाल आपके डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का, जो कि इस आधार पर इंटरनेशनली वो फर्जी है। अरे सर, मेरे सर्टिफिकेट में जब मैं ब्लाइंडनेस का सर्टिफिकेट बनाया, मेरे में लोकोमोटर लिख दिया था सर। वही बात है, उन्हें कुछ नहीं मालूम। उनके लिए डॉक्टरों में डिसेबिलिटी का मतलब होता है या तो ऑर्थोपेडिक या ब्लाइंड। ठीक। तीसरी चीज, वो लो विजन जानते नहीं, हार्ड ऑफ हियरिंग जानते नहीं, डेफनेस जानते नहीं, हियरिंग इंपेयरमेंट जानते नहीं, लोकोमोटर डिसेबिलिटीज में के अलावा वो और कुछ जानते नहीं, बल्कि उसके भी बाइफर्केशन उनको पता नहीं। एडीएचडी पता नहीं, एडीडी पता नहीं, ऑटिज्म पता नहीं, सेरेब्रल पाल्सी पता नहीं, तो फिर पता क्या है? इसी तरीके से पुलिस को इस प्रोटेक्शन के विषय में, क्योंकि पुलिस की अगर आप देखेंगे वर्किंग को, तो एक बार भर्ती हो जाने के बाद क्या उनके लिए कोई कंटिन्यूअस एजुकेशन का प्रबंध किया गया है? बिल्कुल नहीं सर। कंटिन्यूअस लीगल एजुकेशन उनको कहीं दी जाती है क्या? उनको ट्रेनिंग दी जाती है? नहीं सर। मैं सर एक साल तक बांदा पुलिस लाइन में रहा हूँ, पहले जब इंटर में पढ़ता था, तो वहाँ पे ट्रेनिंग आए थे तो उनको क्लास ली जाती थी। मैंने देखा कि कोई बच्चा पढ़ता नहीं था, और कोई सबको पास कर दिया ऐसे ही। उनको सिर्फ ये चीज बताई जाती है कि क्रिमिनल से कैसे निपटें। जी सर, बस। लेकिन उनको सिविल राइट्स के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाती। तो हमारे यहाँ बहुत अलग अलग तरीके की चीजें हैं, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार हम भी हैं। वो ऐसे है कि आपकी यूनिवर्सिटी है, ठीक, आपकी यूनिवर्सिटी में लॉ डिपार्टमेंट्स हैं। क्या लॉ डिपार्टमेंट का काम ये नहीं होना चाहिए कि इस तरीके के छोटे छोटे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाए और अपने थाने और उससे आसपास के जो इलाकों की पुलिस है उसको संपर्क करके उनका ओरिएंटेशन प्रोग्राम करे? बिल्कुल सर, बिल्कुल। भाई लीगल राइट्स के बारे में जानकारी कौन देगा? आप तो पढ़े लिखे आदमी हो, आप दो। सही बात है। पुलिस फोर्स में जाओ, उनसे बात करो कि भैया हमें लोकल थाने की पुलिस चाहिए, हम लोगों को, या आप हमारे यहाँ पूरे शहर से 100 लोग भेज दीजिए, हम उनको पहले दे देंगे, फिर नेक्स्ट फेज में अगले 100 को दे देंगे। इस तरीके से आप पूरे एक शहर में, एक जिले में लोगों को सर मेरी जिज्ञासा है, सर मेरी जिज्ञासा है छोटी सी। हाँ बोलो। जो फाउंडेशन के द्वारा जो बच्चे पाले जाते हैं, जो अनाथ हो जाते हैं सर, वो अब तक मुझे नहीं सुनाई दिया कि कोई बड़े स्तर पे जाकर के कोई बड़ा बना हो, कोई नेता अभिनेता या कोई ऐसा। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, ये बात सच है कि इस तरीके की सक्सेस स्टोरीज अभी तक अपने यहाँ कवर करने का कोई भी प्रावधान नहीं है, और ना कोई इंटरेस्ट लेता है। हमारे यहाँ इंटरेस्ट किस बात पर होता है? कुत्ते ने आदमी को काट लिया, ये न्यूज़ नहीं है। आदमी ने कुत्ते को काट लिया, ये न्यूज़ है। हमारे यहाँ सक्सेस स्टोरीज नाम की कोई चीज या कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता जो प्रेस को कवर करे, और ना ही कोई एनजीओ उस तरीके से करते हैं। मैंने हजारों लोग देखे हैं। इसे दूसरे क्लास का टाइम हो गया। हाँ चलिए, मैं खत्म ही कर रहा हूँ। हजारों लोग देखे हैं जो सक्सेसफुल हुए हैं, आईएएस तक बने हैं, ऑर्फनेज में पढ़ने वाले। इसलिए वो ऐसी चीज नहीं है, बस हमें पता लेकिन सर ऐसा मीडिया में नहीं आता ना, मीडिया का प्रॉब्लम है। मीडिया वही चीज दिखाता है जिसमें उसकी टीआरपी बढ़े बस। नहीं, टीआरपी वाली बात नहीं, उनको भी पता नहीं है ना, उनका कोई ख्वाब थोड़ी आ रहा है। एनजीओस को बताना चाहिए, बच्चों को खुद बताना चाहिए मैं ऐसी स्थिति से गया हूँ और ऐसी स्थिति में आ गया हूँ, लेकिन नहीं बताते लोग, नहीं बता रहे हैं, इसलिए लोगों को पता भी नहीं चल रहा। सर अभी ये जो महामारी चल रही है, इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अभी कोई किसी को है तो डिसेबल्ड पीपल को है, हर जगह जो बेरोजगार है, जो आज तक मीडिया में न्यूज में हमने एक भी ऐसी कवरेज नहीं देखी कि उन्होंने कवर किया हो उस चीज को। कभी कोई करेगा ही नहीं ना, उन्हें पता ही नहीं है, उन तक बताना की जिम्मेदारी है। आप लोग लिखोगे सब पता चल जाएगा उनको तुरंत। चलिए दूसरे क्लास का आपका समय हो गया है शायद। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि अभी तक हम लोगों को ये पता नहीं है कि कल से आपकी ऑनलाइन क्लासेस होंगी या नहीं होंगी। तो जैसा भी आदेश अगर आता है तो उसके हिसाब से फिर हम लोग, मैं इस पे मैसेज डाल दूंगा। ओके, यस, थैंक यू सर। ठीक है, ओके।